ट्रेन के एसी कंपार्टमेंट में मेरे सामने की सीट पर बैठी लड़की ने मुझसे पूछा, हेलो, क्या मैं आपके पास इस मोबाइल की सिम निकालने की पिन है? उसने अपने बैग से एक फ़ोन निकाला। वह नया सिम कार्ड उसमें डालना चाहती थी। सिम स्लॉट खोलने के लिए पिन की ज़रूरत पड़ती है, जो उसके पास नहीं थी। मैंने हाँ में गर्दन हिलाई और अपने क्रॉस बैग से पिन निकालकर लड़की को दे दी। लड़की ने थैंक्स कहते हुए पिन ले ली और सिम डालकर पिन मुझे वापस कर दी। थोड़ी देर बाद वो फिर से इधर उधर ताकने लगी। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने पूछ लिया, कोई परेशानी? वो बोली, सिम स्टोर्ट दूसरी ट्रेन है जिसमें आज मैं हूँ और दिल्ली से तीसरी गाड़ी पकड़नी है, फिर हमेशा के लिए आज़ाद। लेकिन किस तरह की कैद से? मुझे फिर जिज्ञासा हुई, किस कैद में थी ये कमसीन अलहट सी लड़की? लड़की बोली, उस कैद में थी जिसमें हर लड़की होती है, जहाँ घर वाले कहे शादी कर लो, जब जैसा कहे वैसा करो। मैं घर से भाग चुकी हूँ। मुझे तजुर्बा हुआ। अगर मैं अपने तजुर्बा को छुपाते हुए मैंने हंसते हुए पूछा, अकेली भाग रही हो आप? आपके साथ कोई नज़र नहीं आ रही है? वो बोली, अकेली नहीं हूँ, साथ में कोई है। कौन है? मेरे प्रश्न ख़त्म हो नहीं रहे थे। दिल्ली से एक और ट्रेन पकड़ूंगी, फिर अगले स्टेशन पर वो जनाब मिलेंगे और उसके बाद हम किसी को नहीं मिलेंगे। ओह, तो ये प्यार का मामला है? उसने कहा, हाँ जी। मैंने उसे बताया। मैंने भी कहा, मेरी भी गर्लफ्रेंड है। ये बात सुनकर वो खुश हुई। बोली, वाह, आप भी भगाने वाले हो क्या आपकी गर्लफ्रेंड के साथ? मैंने कहा नहीं। वो मेरी बात सुनकर वो मुझसे बात करने में रुचि लेने लगी और मुझसे बोली, आपकी लव स्टोरी सुनाओ, कब कैसे कहाँ शुरू हुई? मैंने कहा, कब कैसे कहाँ वो मैं बाद में बताऊँगा, पहले आप बताओ, आपके घर में कौन कौन है? उसने होशियारी बरतते हुए कहा, वो मैं आपको क्यों बताऊंगा? मेरे घर में कोई भी हो सकता है, मेरे पापा, भाई बहन, या हो सकता है भाई ना हो, सिर्फ बहन हो। ये भी हो सकता है कि बहन ना हो और दो चार गुस्सा करने वाले बड़े भाई हो। मतलब मैं आपका नाम भी नहीं पूछ सकता? मैंने काउंटर मारा। वो बोली, कुछ भी नाम हो सकता है मेरे, टीना, मीना, रीना, कुछ भी। बहुत बातूती लड़की थी वो। थोड़ी इधर उधर की बातें करने के बाद उसने मुझे टॉफ़ी दी, जैसे छोटे बच्चे देते हैं क्लास में। बोली, आज मेरा बर्थडे है। मैंने उसकी हथेली में टॉफ़ी उठाते हुए बधाई दी और पूछा, कितने साल की हो? वो बोली, 18। मैंने कहा, मतलब भागकर शादी करने की कानूनी उम्र हो गई है आपकी? वो हंसी। कुछ देर में काफ़ी फ्रॉड हो चुके थे हम दोनों, जैसे बहुत पहले से जानते हो एक दूसरे को। मैंने उसे बताया, मेरी उम्र 24 साल है, यानी 6 साल बड़ा हूँ। उसने चुटकी लेते हुए कहा, लग तो नहीं रहे हो? मैं मुस्कुरा दिया। मैंने उससे पूछा, तुम घर से भागकर आई हो? तुम्हारे चेहरे पर चिंता के निशान जरा भी नहीं है। इतनी बेफिक्री मैंने पहली बार देखी है। खुद की तारीफ सुनकर वो खुश हुई। बोली, मुझे उन जनाब से मेरे लवर ने पहले ही समझा दिया था कि जब घर से निकलो तो बिल्कुल बिंदास रहना, घर वाले के बारे में बिल्कुल मत सोचना, बिल्कुल अपना मूड ख़राब मत करना, सिर्फ मेरे और हम दोनों के बारे में सोचना। मैं वही कर रही हूँ। मैंने फिर चुटकी ली। कहा, उसने तुम्हें मुझ जैसे अनजान मुसाफिर से दूर रहने की सलाह नहीं दी है? उसने हंसकर जवाब दिया, नहीं, शायद वो भूल गया होगा, ये बताना। मैंने उसके प्रेमी को तारीफ़ करते हुए कहा, वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफ़ी टैलेंट है। इसने फिर किस तरह से तुम्हें अकेले घर से रवाना किया? नई सिम और मोबाइल दिया, 3 ट्रेन बदलाई ताकि कोई ट्रैक ना कर सके। वेरी टैलेंट पर्सन। लड़की ने हामी भरी। बोली, बहुत टैलेंट है वो, जैसे उसके जैसे कोई नहीं है। लड़की ने कहा। वैसी इम्प्रेसिव में मुस्कुराकर लड़की खिड़की तरफ देखने लगी। लड़की ने पूछा, आप अपने लव मैरिज करेंगे या फिर भागकर शादी करेंगे? कैसे रहेंगे और कैसे गुजारा करेंगे? उस वक्त उसके हर सवाल और बात में मुझे महसूस हो रहा था कि ये लड़की लड़कपन के शिखर पर है, बिल्कुल नासमझ और मासूम छोटी बहन सी। मैंने उसे बताया कि भागकर शादी नहीं करेंगे और ये भी कि उसके पापा ने मुझे पहली नज़र में सख्ती से रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने आपको रिजेक्ट क्यों किया था? लड़की ने पूछा। मैंने कहा, रिजेक्ट करने का कुछ भी कारण हो सकता है, मेरी जाति, मेरा काम, मेरा फ्यूचर, घर परिवार। बिल्कुल सही। लड़की ने सहमति दर्ज कराई और आगे पूछा, फिर आपने क्या किया? मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, उसके पिता ने रिजेक्ट कर दिया, वहीं से मैंने अपने बारे में अलग से सोचना शुरू कर दिया था। खुशबू ने मुझे कहा कि भाग चलते हैं। मेरी गर्लफ्रेंड का नाम खुशबू है। मैंने 2 टूक मना कर दिया। वो 2 दिन तक लगातार जोर देती रही, फिर भाग चलते हैं। मैं मना करता रहा। मैंने उसे समझाया, भागने वाले जोड़े में लड़के की इज्जत पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है, जबकि लड़की के पूरे कुल की इज्जत धुल जाती है। भगाने वाला लड़का उसके दोस्तों में हीरो माने जाते हैं, लेकिन इसके विपरीत जो लड़की प्रेमी संग भाग रही है
वो उल्टा कहलाती है। मोहल्ले के लड़के उसे चालू कहते हैं। बुराइयों के तमाम शब्दकोश लड़की के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। भागने वाली लड़की आगे चलकर 60 साल की वृद्धा भी हो जाती है, तब उसकी जवानी में किए हुए कांड का कलंक उसके माथे पर से नहीं मिटता। मैं मानता हूँ कि लड़का लड़की को तौलने पर यह दोहरा मांडापन गलत है, लेकिन हमारे समाज में ये नज़रिया गलत है। मगर सामाजिक नज़रिया यही है। वो अपने नीचे का होठ दांतों तले पसीने लगी। उसने पानी की बोतल का ढक्कन खोलकर एक घुट पिया। मैंने कहा, अगर मैं उस दिन उसे भगा ले जाता तो उसकी माँ तो शायद कई दिनों तक पानी भी नहीं पीती। इसलिए मेरी हिम्मत ना हुई कि ऐसा काम करूं। मैं जिससे प्रेम करूं उसके माँ बाप मेरे माँ बाप के सम्मान ही हैं। चाहे शादी ना हो तो ना हो। कुल पल के लिए वे सोच में पड़ गई, लेकिन मेरे बारे में और अधिक जानना चाहती थी। उसने पूछा, फिर आपकी शादी कैसे होगी? मैं बताया, खुशबू की सगाई कहीं और कर दी गई थी। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा था। खुशबू और उसके मंगोतर की बातें भी होने लगी थी फ़ोन पर, लेकिन जैसे जैसे शादी नज़दीक आने लगी उन लोगों की डिमांड बढ़ने लगी। डिमांड मतलब? लड़की ने पूछा। डिमांड का एक ही मतलब होता है, दहेज की डिमांड। परिवार में सबको सोने से बने तोहफे, 2 दूल्हे को लग्जरी कार चाहिए, सास ननद को ननलेसी और वगैरह बोले हमारे यहाँ रीत है। लड़का भी इस रीत का आदमी का पक्षधार था। वो सगाई मैंने जुड़वा डाली, इसलिए कि सिर्फ मेरी शादी इससे हो जाए। बल्कि ऐसे लालची लोगों में खुशबू कभी भी नहीं रह सकती है, ना उसका परिवार। फिर किसी तरह घर वाले को समझा बुझा कर मैं फ्रट आ गया और हमारी शादी हो जाएगी, ये सब किस्मत की बात है। लड़की बोली, चलो अच्छा हुआ आप मिल गए, वरना वो गलत लोगों में फंस जाती। मैंने कहा, ज़रूरी नहीं है माता पिता का फैसला हमेशा सही हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि प्रेमी जोड़े की पसंद नहीं हो। दोनों में से कोई भी गलत नहीं हो सकता है। काम की बात यहाँ है कि कौन ज़्यादा वफादार है। लड़की ने फिर से पानी एक घुट लिया और मैंने भी। लड़की ने तर्क दिया, हमारा फैसला गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, उनकी गलहानी नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा, फैसला ऐसा हो जो दोनों में, बच्चों और माता पिता दोनों की सहमति हो, वो सबसे सही है। बुरा मत मानना। कहना चाहूँगा कि फैसला तुम दोनों का है, जिसमें तुम्हारे पेरेंट्स शामिल नहीं है, ना कि इसका असली मतलब पता है अभी? उसने पूछा, क्या है इसका अर्थ? मैंने कहा, तुम इश्क में हो, तुम अपना सब कुछ छोड़ के चली आई। ये सच्चा इश्क है। तुमने दिमाग पर जोर नहीं दिया, ये इश्क है। फ़ायदा नुकसान नहीं सोचा, ये इश्क है। तुम्हारा दिमाग दुनियादारी के फितूर से बिल्कुल खाली था। उस खाली जगह में इश्क का फितूर भर दिया गया। जिन जनाब ने इश्क को भरा, क्या वो इश्क में नहीं? यानी तुम उसके साथ जा रही हो, वो इश्क में नहीं, बल्कि होशियारी हीरोगिरी में है। जो इश्क में होता है वे इतनी प्लानिंग नहीं कर पाता, 3 ट्रेनें नहीं बदलवा पाता, उसका दिमाग इतना काम ही नहीं कर पाता। कोई कहे मैं आशिक हूँ और वो सातिर भी हो, ये नामुमकिन है। मंजूर इश्क में पागल हो जाता था, लोग पत्थर मारते थे उसे। इश्क की उसकी पहचान तब मिट गई। उसे दुनिया मजनू के नाम से जानती थी, जबकि उसका असली नाम कैश था, जो इतने इस्तेमाल किया जाता है। वो सातिर होता है तो कैश के मजनू का बन पाता। फरदार ने सिरे के लिए पहाड़ों को खोदकर नहर निकाल डाली थी और उसी नहर में उसका लहू बहा था। वो इश्क था। इश्क में कोई फ़कीर हो जाता है, कोई जोगी हो गया। किसी माझी ने पहाड़ तोड़कर रास्ता निकाल लिया, किसी ने आंतरिक दिमाग नहीं लगाया, चालाकी नहीं की। लालच, हवस और शामिल करने का नाम इश्क नहीं है। इश्क समर्पण करने को कहते हैं, जिसमें इंसान सबसे पहले खुद का समर्पण करता है, जैसे तुमने किया, लेकिन तुम्हारा समर्पण हासिल करने के लिए था। यानी तुम्हारे इश्क में लालच की मिलावट हो गई है। लड़की ने अचानक खोज सी गई। उसकी खिलखिलाहट और खिला दहाड़ एकदम खामोशी में बदल गया। मुझे लगा कि कुछ ज़्यादा बोल गया, फिर मैंने जारी रखा। मैंने कहा, प्यार तुम्हारे पापा तुमसे करते हैं। कुछ दिनों बाद उनका वजन आधा हो जाएगा। तुम्हारी माँ कई दिनों तक खाना नहीं खाएगी, न पानी पिएगी, जबकि आपको अपने आशिक को आजमा कर देख लेना था। ना तो उसकी सेहत पर फर्क पड़ता है, ना दिमाग पर। वो अक्लमंद है, अपने लिए अच्छा सोच लेता है। आजकल गली मोहल्ले के हर तीसरे लौंडे लपाटे को जो इश्क हो जाता है, वो इश्क नहीं है, वो सिनेमा जैसा कुछ, एक तरह की स्टंटबाजी, डोरिंग, अलग कुछ करने का फितूर और कुछ नहीं। लड़की का चेहरे का रंग बदल गया। ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ नहीं है। उसका दिमाग किसी अतीत में टहलने निकल गया। मैं अपने फ़ोन को स्क्रॉल करने लगा, लेकिन मन में इंद्री उसकी तरफ थी। थोड़ी देर में उसका और मेरा स्टेशन आ गया। बात कहाँ से निकली थी और कहाँ पहुँच गई। उसने मोबाइल पर मैसेज टोन बजी, देखा सिम एक्टिव हो चुकी है। उसने चुपचाप बैग में से आगे का टिकट निकाला और फाड़ दिया। मुझे यह कॉल करना है। मैंने कॉल दिया। उसे नंबर डायल करके
करके कहा सॉरी पापा और सिसक कर रोने लगी। पिता से फ़ोन पर बेटी को संभालने की कोशिश करने लगा। उसने कहा पिताजी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं घर आ रही हूँ। दोनों तरफ से भवाने का सागर उमड़ पड़ा। हम ट्रेन से उतरे। उसने फिर पानी मांगी, मैंने पिन दी, उसके मोबाइल से सिम मुझे वापस कर दिया। कहानी का अंत तक पढ़ने के लिए देश की सभी बेटियों को समर्पित मेरे यहाँ दावा है, माता पिता से ज़्यादा तुम्हें दुनिया में कोई प्यार नहीं कर सकता। पढ़कर शेयर अवश्य कीजिए, शायद कोई परिवार, कोई बेटी और उनका भविष्य इससे बच जाए। तो आपकी स्टोरी मुझे कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं ना, और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना।